ग्रामीण विकास 12th क्लास इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर है 5। और इस चैप्टर को मैं कुल मिला के आप लोगों को 2 पार्ट्स में समझाने वाला हूँ। ये पार्ट 1 की वीडियो है जिसमें सबसे पहले हम समझने वाले हैं ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके अलावा ग्रामीण साख के प्रकार क्या है। क्योंकि आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में साख यानी कि जो ऋण जो उधार पैसे लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ली जाती है ना। ग्रामीण साख के क्या प्रकार है, ग्रामीण साख के स्रोत क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ से ग्रामीण साख लिया जाता है, उसके सोर्सेज क्या है, उसको भी हम समझने वाले हैं पार्ट 1 की वीडियो में। बाकी आगे के जो टॉपिक है उसको हम पार्ट 2 में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक्स को समझना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक आप लोगों ने अगर रोशन सा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरी इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस में आप लोगों को एनिमेशन के थ्रू करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रामीण विकास का मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में देखिए, ग्रामीण विकास का मतलब ये होगा कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास नियोजित ढंग से करना ही ग्रामीण विकास है ना। मतलब नियोजित कार्यविधि के तहत हम क्या कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। यही क्या है, ग्रामीण विकास है ना। अब ये ग्रामीण विकास का महत्व क्या है, देखिए महत्व बहुत ज्यादा है भाई। देखो, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है भाई। मैं खुद लगभग 12-13 साल गांव में रहा हूँ, उसके बाद मैं शहर में आ गया, लेकिन कुछ कारण थे है ना। उन कारणों की वजह से मेरे को अपना गांव, प्यारा गांव छोड़ के शहर आना पड़ा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों की कमी है। वहाँ पे यातायात के साधन अच्छे नहीं है, आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, है ना। और भी बहुत सारी कमियां हैं जिस वजह से ग्रामीण विकास जरूरी है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि तथा विकास ही अर्थव्यवस्था को वास्तव में समृद्ध बना सकता है, अर्थव्यवस्था को विकसित कर सकता है। 1991 के सुधार में कृषि की अवहेलना की गई थी। जब हमारी नई आर्थिक नीति आई 1991 में, तो पूरी तरीके से कृषि को अनदेखा कर दिया गया, कृषि पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या, इसका परिणाम क्या निकला, 2% की निम्न समृद्धि दर के साथ भारत कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की संपूर्ण समृद्धि की प्रक्रिया में बाधा बन के उभर के सामने आई। मतलब किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया सही से। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का जो विभाजन है लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ विस्थापन हो रहा है ना। तो क्योंकि आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों की कमी है, साधनों की कमी है, सुविधाओं की कमी है, लेकिन शहरों में इन सारी चीज़ें आसानी से लोगों को मिल जाती है। इस वजह से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, है ना। शहर में लोगों को रोजगार मिल जाता है, यातायात के साधन अच्छे मिल जाते हैं, हॉस्पिटल अच्छे मिल जाते हैं, भाई स्कूल अच्छे मिल जाएंगे, तो इस वजह से लोग शहरों की तरफ विस्थापित हो रहे हैं। और आपको पता है कि ज़्यादातर फिर ग्रामीण क्षेत्र को तो पूरी तरीके से अब इग्नोर किया जा रहा है। सारे विकास के जो भी कामकाज है वो कहाँ हो रहे हैं, शहरों में हो रहे हैं। उद्योग धंधे कहाँ लग रहे हैं, शहरों में लग रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रामीण विकास का क्या महत्व है, यानी कि ग्रामीण विकास को क्यों बढ़ावा देना चाहिए, हमें ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर क्यों ध्यान देना चाहिए। ये सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण साख के बारे में। देखिए, ग्रामीण साख की अगर हम बात करें, यानी कि रूरल क्रेडिट की हम बात करें, होता क्या है, तो ग्रामीण साख या इसको हम कृषि साख भी बोल सकते हैं, जो कि अक्सर खेती के लिए लिया गया उधार होता है। क्योंकि आपको पता है कि ये जीवन, ग्रामीण जीवन की रूपरेखा है भाई। खेती पर ही पूरा ग्रामीण जीवन चल रहा है, और ज़्यादातर पैसे जो उधार लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं खेती से जुड़े जो कामकाज है उसके लिए ही लिए जाते हैं। तो ग्रामीण साख यानी कि जो खेती के लिए जो उधार लिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रामीण साख बोलेंगे। अब देखिए, ये जो साख है ना वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, जिसको हम अल्पकालीन साख बोलते हैं, है ना। इसकी आवश्यकता क्यों होती है भाई, किसानों को तो बीज खरीदना है, उर्वरक खरीदना है, खाद कीटनाशक दवाइयाँ खरीदनी है, तो इसके लिए उनको अल्पकालीन साख की जरूरत होती है। और इसकी जो समय अवधि है वो 6 से 12 महीने तक के लिए ये साख ली जाती है, ये क्रेडिट ली जाती है। उसके बाद है मध्यकालीन साख। ठीक है, तो मध्यकालीन साख की आवश्यकता किस लिए होती है भाई, तो मशीनों को खरीदने के लिए, बाड़ लगवाने के लिए, यानी कि जो खेत है उसकी घेराबंदी करवाने के लिए, कुएं खुदवाने हैं, तो इसके लिए हमारे को मध्यकालीन साख की जरूरत होती है। और ये जो साख है वो 1 से 5 वर्ष के लिए ली जाती है। उसके बाद हम दीर्घकालीन साख, दीर्घकालीन यानी कि जो लंबे समय के लिए ली जाती है ना, जिसको रिटर्न करने के लिए वो उनके पास लंबा समय होता है। तो इसमें इसकी आवश्यकता किस लिए होती है भाई, तो नई जमीन खरीदनी है उसके लिए, या फिर
मौजूदा जो भूमि है उस पर कुछ सुधार करना है, उसके लिए ये साख ली जाती है। और इसका जो समय अवधि है वो 5 से लेके 20 वर्ष तक का होता है। तो ये कुल मिला के साख के प्रकार हो गए, 3 प्रकार: अल्पकालीन साख, मध्यकालीन साख और दीर्घकालीन साख। उम्मीद करता हूं साख के सभी प्रकार को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब तो हमने समझ लिया कि भाई साख के प्रकार कितने हैं। अब हम बात करते हैं साख के स्रोत कितने हैं। स्रोत यानी कि कहां से किसान साख लेते हैं। ग्रामीण साख के स्रोत की अगर हम बात करें तो एक है गैर संस्थागत स्रोत और एक है संस्थागत स्रोत। ठीक है, गैर संस्थागत यानी कि जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, है ना। संस्थागत जो कि अभी आधुनिक समय में विकसित हुए हैं, साख के कुछ नए सोर्सेज जो आए हैं। गैर संस्थागत स्रोत में आपको पता है कि पहले जो किसान होते थे वो किन से पैसे उधार लेते थे। कोई भूस्वामी है यानी कि जो जमींदार है उनसे, या गांव का कोई व्यापारी है, या महाजन है ना, साहूकार जिनको हम बोलते हैं, तो उनसे पैसे उधार लिया जाता है। गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत ये सब साख के सोर्सेज है। ठीक है, अब संस्थागत स्रोत में कुछ नए जो हमारी आज़ादी के बाद जो कुछ नए साख के स्रोत उभर के सामने आए हैं उसकी हम इसमें बात करने वाले हैं। तो इसमें है सबसे पहले सहकारी साख समिति। ठीक है, बारी बारी से, मतलब इनके बारे में हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं। अभी शॉर्ट में बस आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में भी मैं समझाने वाला हूँ, क्योंकि 3 मार्क्स में क्वेश्चन, या 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो सबके बारे में अभी बारी बारी से आपको समझाने वाला हूँ। तो पहला है संस्थागत स्रोत में सहकारी साख समिति। दूसरा है SBI। ठीक है, SBI और दूसरे जो व्यापारिक बैंक है वो भी आ जाएगा इसमें। इसके अलावा हमारा जो तीसरा रहेगा वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भूमि विकास बैंक है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नबार्ड। नबार्ड के बारे में भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो संस्थागत स्रोत में जो सबसे पहला स्रोत है सहकारी साख समिति। अब भैया ये सहकारी साख समिति है क्या, आप पहले इसको समझाइए। देखिए, सहकारी साख समिति में क्या होता है कि किसानों का ग्रुप होता है, बहुत सारे किसान इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपना फंड बना लिया एक, और जब किसी किसान को जरूरत पड़ेगी ना तो उसको साख प्रोवाइड करा देंगे, है ना, क्रेडिट प्रोवाइड करा देंगे, पैसे उधार दे देंगे। ठीक है, तो इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो किसानों को समय पर तथा शीघ्र, मतलब तेजी से साख सुनिश्चित करवाना इसका सबसे पहला काम है, सबसे पहला उद्देश्य। साख एजेंसी की रूपरेखा में महाजन के प्रभाव को धीरे धीरे समाप्त करना। यानी कि जो महाजन थे, जो साहूकार थे, उनके प्रभाव को धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र से ये कम करना चाहते हैं। ठीक है, देश के सभी क्षेत्रों में साख सुविधाएं फैलाना चाहते हैं। इसके अलावा विशेष विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में साख उपलब्ध कराना है इनका मेन पर्पस। ठीक है, तो ये इनके उद्देश्य हो गए। अब दूसरा स्रोत मैंने आपको बताया था संस्थागत स्रोत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा अन्य व्यापारिक बैंक है ना। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी ही इसीलिए की गई थी ताकि ग्रामीण क्षेत्र में साख सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अब सरकार को यह मालूम था कि भाई ग्रामीण साख की आवश्यकता को केवल ना सहकारी साख समिति के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए सरकार ने किसानों के लिए कुछ व्यापारिक बैंकों की मतलब स्थापना की और उनकी भूमिका को बढ़ाया ताकि वो लोगों को, किसानों को साख उपलब्ध करा सके। और सरकार ने इसके लिए 1969 में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो व्यापारिक बैंक, जो निजी व्यापारिक बैंकें थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि सरकार ने उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा अन्य व्यापारिक बैंक वाले पॉइंट में आपको ये बातें समझानी थी। अब तीसरा जो स्रोत है वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भूमि विकास बैंक। अब भैया इसमें आपको पता है कि हर राज्य में क्या होता है, बहुत सारी ग्रामीण बैंकें होती है। ठीक है, ग्रामीण बैंक जैसे कि बिहार ग्रामीण बैंक है, पंजाब ग्रामीण बैंक है, हमारे गांव में भी ग्रामीण बैंक है। तो उनका काम क्या होता है भाई, इनकी स्थापना जो पिछड़े जिले है तथा जो दूर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे साख की पूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है कि भाई छोटे छोटे जो जिले हैं, पिछड़े जिले हैं, वहाँ पे भी आसानी से लोगों को पैसे उपलब्ध हो जाए, उधार मिल जाए। ये बैंक अपना कार्य जिला स्तर पर स्थानीय स्टाफ की सहायता से संपन्न करती है। इन्हें आदेश है कि मुख्यतः ग्रामीण जनसंख्या के कमजोर वर्गों को साख उपलब्ध कराए, मतलब जो कमजोर तबका है उनको ये साख उपलब्ध कराती है ग्रामीण जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम शॉर्ट में नबार्ड बोलते हैं, है ना। तो
नाबार्ड जो है वो कृषि साख की सर्वोच्च संस्था है। ग्रामीण साख के क्षेत्र में जितनी भी नीतियाँ बनती है, उसका जो नियोजन होता है, उसका जो संचालन होता है, वो सारे काम इसी के क्षेत्र में आती है। ये सारे काम कौन करती है? नाबार्ड करती है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 1982 में की गई थी। अब इसके प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें, प्रमुख काम की हम बात करें, तो ग्रामीण साख प्रदान करने वाली संस्थानों के लिए सर्वोच्च कोष प्रदान करती है, एक फंड उपलब्ध कराती है उनको, है ना। साख प्रदान करने वाली प्रणाली में सुधार के लिए जो भी उपाय होने चाहिए वो सब उपाय सुझाती है, सारे उपाय यही बताती है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान देती है। ठीक है, इसके अलावा बैंक द्वारा जिन प्रोजेक्ट के लिए पुनः वित्त की सुविधाएं दी जाती है, उनका मूल्यांकन करती है, उनका मॉनिटरिंग ये करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नाबार्ड जो है एक ऐसी संस्थान है जो ये देखती है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी साख सुविधाएं उपलब्ध होगी उसको मतलब सही से मैनेजमेंट हो, या फिर उसका नियोजन सही ढंग से हो, उसका संचालन सही ढंग से हो, यही इसका मेन काम है। ठीक है, नाबार्ड का। तो उम्मीद करता हूँ नाबार्ड के बारे में भी आप समझ चुके होंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नाबार्ड वाला, आपके पेपर में पूछा जाता है। अब हम इस वीडियो की आखिरी टॉपिक को समझते हैं, जो कि है ग्रामीण बैंक एक आलोचनात्मक मूल्यांकन, है ना। ग्रामीण बैंक की आलोचना भी की जाती है कई बार, इसकी बहुत सारी कमियां हैं। देखिए, जब ग्रामीण बैंक से साख लिया जाता है, मतलब किसान जब साख लेने जाता है, पैसा उधार लेने जाता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती है ना। ये चीज़ें छोटे किसानों के लिए सही नहीं है। छोटे किसान कहीं ना कहीं जो ग्रामीण बैंक है उसके दायरे से बाहर होते जा रहे हैं, उनको पैसा उधार नहीं मिल पाता है। इसके अलावा ऋण वसूली में चूक की दर में काफ़ी वृद्धि हुई है, मतलब कि सरकार जो है कई बार ऋण तो प्रोवाइड करा देती है किसानों को, लेकिन उसे वसूल नहीं पाती। ये भी कहीं ना कहीं हमारे विकास को धक्का ही दे रही है ये चीज़, है ना। तो ये ज़रूरी है कि अगर हम पैसे अगर किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो उसकी वसूली भी ज़रूरी है। लेकिन लगभग 50% ऐसे किसान होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो कि पैसे वापस नहीं लौटाते, वापस लौटाना ही नहीं चाहते हो, है ना। लोगों की बचतों को एकत्रित करने का जो कार्य है वो भी बहुत धीमा है। जो ग्रामीण क्षेत्र की जो बैंकें हैं, लोगों की बचत को, सेविंग को सही से अपने तक नहीं ला पा रही, नहीं खींच पा रही है ना। इसके अलावा ग्रामीण साख की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी पूर्ति बहुत कम है। ठीक है, तो ये सारी समस्या है ग्रामीण बैंक की, इसको निपटाना चाहिए, सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक आपको समझाया है समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी अगले वीडियो बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, क्योंकि काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब तो एक्टिव रहना है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो वीडियोस लगातार अभी बनेगी। ठीक है, बस आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को आगे बढ़ाने में आप अपना सपोर्ट करें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।